अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है साइको एनालिसिस। बेसिकली साइको का मतलब होता है साइकी और एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने जो भी साइकिक फिनोमिना होते हैं उनको एनालाइज करते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, मतलब अगर बचपन में कोई रिप्रेस फीलिंग्स हैं या हमारे कुछ ड्रीम्स हैं तो उनको हम ट्रीट करने के लिए साइको एनालिसिस का प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो साइको एनालिसिस में जो भी पेशेंट होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो फ्रीली टॉक करें। मतलब जो भी उनकी एक्सपीरियंसेस हैं चाइल्डहुड में, अगर उनकी कोई रिप्रेस फीलिंग है या कुछ भी ऐसा है जो उनको बॉदर कर रहा है उसके बारे में वो बात करें। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड साइको एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड हैं, एल्फर एडलर हैं, कार्ल जूंग है, एरिक और इसके बाद कैरन हॉर्नरे हैं। ठीक है, अभी हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो है हम वो सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे 1856 में और उनकी डेथ जो है वो 23 सितंबर 1939 में हुई। इसके अलावा इन्होंने अपनी मेडिकल डिग्री 1981 में ली और ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरी ऑफ डार्विन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा इन्होंने न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइज किया हुआ था। इसके अलावा इनकी जो ग्रिप जो थी वो नर्वस डिसऑर्डर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और साइको एनालिटिक जो थ्योरी हैं वो सारी मतलब जो फादर हैं वो इसके जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ही हैं। इसके अलावा हमारे पास मेन वर्क में सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। उन्होंने 3 स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को डिफाइन किया था: कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस उस चीज़ को बोलते हैं कि जब हम अपने सराउंडिंग से अवेयर ऑफ हो, हमें पता हो कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, तो उस स्टेट को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अनकॉन्शियसनेस होता है कि हमें बिल्कुल ही नहीं पता होता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मतलब वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ और सराउंडिंग। और जो हमारे पास जो सब कॉन्शियसनेस है वो बेसिकली इन दोनों कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के दरम्यान एक इंटरमीडिएट का काम करता है, कि मतलब होते हैं हम अपने अनकॉन्शियस में हैं, लेकिन थोड़ा याद करने पे या थोड़ा मेमोराइज करने पे हमें जो है वो चीज़ें याद आ जाती हैं। इसको हम सब कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड वर्क है जो उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताया था। इड, ईगो और सुपर ईगो। जो हमारे पास इड होती है वो प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है और ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बॉडीली नीड्स है, मतलब जो हमारी बॉडी को या जो इमीडिएट जो चीज़ें हमें चाहिए हुई होती हैं। अभी मैं आगे एग्जांपल दूंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड में आ जाता है ईगो। जो ईगो है वो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे काम करता है, मतलब हमारे माइंड का वो सेल्फ पार्ट जिसको पता है कि रियलिटी क्या है उसको हम ईगो बोलते हैं। जो थर्ड है सुपर ईगो, ये मोरालिटी पे काम करता है कि मतलब हमारा जो माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सोशल वैल्यूज़ पे रिस्पॉन्स करता है, मतलब हम ऐसे एक्ट करते हैं कि हम सोशली एक्सेप्टेबल हों सोसाइटी में। इसके अलावा एग्जांपल ऐसा है कि इड में कि मुझे बिरयानी चाहिए, ईगो में कि मुझे अब इड मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बॉडीली नीड है कि मुझे बिरयानी चाहिए। ईगो अब हमारा जो एक हमारा एक जो सेल्फ पार्ट जो हमें बताता है कि क्या है रियलिटी, कि भाई मुझे एक प्लेट खानी है बिरयानी की। और सुपर ईगो क्योंकि हमें सोशली एक्सेप्टेबल भी रहना है, तो मैं बोलूँगी कि नहीं, मैं डाइट पे हूँ। थर्ड वर्क जो था इन्होंने जो है वो ड्रीम एनालिसिस पे काम किया था। इन्होंने बोला था कि जो हमारे ड्रीम्स हैं वो रॉयल रोड हैं टुवर्ड्स और अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस वो स्टेट है जिसमें हम अवेयर नहीं होते कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने इसके 2 कंटेंट दिए थे, एक मैनिफिसेंट कंटेंट और एक लेटेंट कंटेंट। जो मैनिफिसेंट का मतलब होता है कि अगर हमने कोई लेट्स सपोज ख्वाब देखा है और हमें वो याद है तो हम अपने कॉन्शियसनेस में कंसिडर होंगे। लेटेंट मतलब है कि अगर हमने कोई ख्वाब ऐसा देखा है जो हमें नहीं याद, माइट भी कि वो हमारी कुछ चाइल्डहुड ऐसी रिप्रेस्ड फीलिंग हो जो हमें ख्वाब के थ्रू आ रही हो, मतलब एक अंडरलाइन हिडन मीनिंग हम उसको बोलते हैं। इसके अलावा जो थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो था इनका वो था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है द प्रोसेस दैट डिस्टॉर्ट द रियलिटी टू प्रोटेक्ट द ईगो इज कॉल्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अलावा इन्होंने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे, वो अब हम वन बाय वन देखते हैं। जो सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रिप्रेशन। जितना बेहतर आप एग्जांपल से किसी चीज़ की डेफिनेशन को समझ सकते हैं उतना इजीली वो आपके लिए याद करने में मतलब मेमोरेबल होता है आपको याद करने में। तो आप कोशिश ये किया करें कि एग्जांपल को ज़्यादा कंसिडर किया करें कंपैरेटिवली डेफिनेशन के, कि आपको जो चीज़ें हैं वो याद रहें।
अब रिप्रेशन की मैं एग्जांपल ये देती हूँ कि अगर कोई बच्चा है, उसको बचपन में उसके पेरेंट्स से जो है वो एब्यूज़िव बिहेवियर मिला है, या मतलब कुछ एब्यूज़िव उसके साथ हुआ है, तो अब वो बड़ा हो गया, तो अब उस चीज़ को तो वो रिकरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इन फ्यूचर में उसको मुश्किल हो सकती है लोगों पे एकदम ट्रस्ट करने में, या एक न्यू रिलेशन फॉर्म करने में। तो वो डेफिनेशन ये है कि द अनकॉन्शियस ब्लॉकेज ऑफ थॉट्स, फीलिंग, इम्पल्सेस, कि हमारी जो बचपन की जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो हमने रिप्रेस कर दिए, अभी हम उनका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो हमारे फ्यूचर को काफ़ी मतलब अफेक्ट कर रही हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि हम इसको अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ, तो जो लोग मुनाफिक होते हैं, मतलब अब फॉर एग्जांपल कि मैं ऐसा सोचूं कि कोई बंदा मुझसे प्यार करता है, लेकिन असल में वो नहीं करता, वो मुझसे नफ़रत करता है, तो ये होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रोजेक्शन का मतलब है कि जो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देना, कि मतलब अपनी गलती कभी ना मानना, हमेशा दूसरों को ब्लेम करना सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सब्लिमेशन, की जो भी अब फॉर एग्जांपल कि अगर, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे जो मॉडल्स होती हैं वो सोशली अनएक्सेप्टेबल होती हैं, मतलब लोग उनको इतना पसंद नहीं करते। तो अगर एक लड़की मॉडल बनना चाहती है, तो वो मॉडल बनने के बजाय डॉक्टर बन जाएगी, मतलब उसने जो अपनी डेंजरस अर्जेस थी उनको पॉजिटिव और सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट कर लिया, कि मतलब वो मॉडल्स नहीं बनी, डॉक्टर बन गई। रिग्रेशन का ये रिग्रेशन उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये जो है वो चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, कि जब लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, या उनको कुछ बुरा फील हो रहा होता है, या उनको कुछ हर्ट कर रही होती हैं चीज़ें प्रेजेंट में, तो वो अपने फ्यूचर में वो अपने पास्ट में चले जाते हैं, और वहाँ के हैप्पियर इवेंट्स को याद करते हैं, तो वो जो है, जो उनकी सैडनेस है वो थोड़ी ओवरकम हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मॉडलिंग, कि एक जो बंदा है वो दूसरे इंसान को नकल करे, लेकिन मतलब इंस्पायर के सेंस में, कि अगर एक लड़की है तो अगर उसको अपनी किसी फ्रेंड का ड्रेसिंग सेंस पसंद आया तो वो उसको अडॉप्ट करेगी, अगर एक बंदा है उसको अपने किसी कोलीग का या अपने किसी फेलो का बॉडी लैंग्वेज पसंद आई तो वो उसको अडॉप्ट करेगी। तो कॉन्शियस मॉडलिंग को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, कि हम जो है वो अपनी फीलिंग्स को या अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको डिस्प्लेस करते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर उसको ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गुजरा, या उसके बॉस ने उस पर गुस्सा किया, तो वो घर आके अपनी बीवी या बच्चों पर जो है वो गुस्सा निकालेगा, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को डिस्प्लेस करेगा वो बॉस को। तो इसके अलावा लास्ट फिफ्थ और लास्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो फ्रॉइड का था, वो था साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी कि एक जो बच्चा है वो किन किन स्टेजेस से गुजर के अपने एडल्टहुड तक पहुंचता है। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे पास आ जाता है ओरल स्टेज। साथ इन्होंने जो है वो मेंशन भी किया है कि मतलब पैदा होने से लेके 18 मंथ तक जो है वो ओरल स्टेज होती है। ओरल स्टेज में जो है वो ओरल फिक्सेशन होती है, और इसके 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक है ओरल रिसिपिटिव पर्सनालिटी और ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी, कि अगर जो बच्चा है वो लेट्स सपोज च्विंगिंग वगैरह सीख लेता है, अगर प्री ऑक्यूपाइड विद ईटिंग एंड च्विंगिंग, और अगर लेट्स सपोज ये एक पर्सनालिटी उसकी डेवलप हुई है, अगर ये नहीं हुई तो उसकी दूसरी पर्सनालिटी जो है वो एग्रेसिव डेवलप हो जाएगी, कि बच्चा जो है वो वर्बली अब्यूसिव हो जाएगा या वो गुस्सा करेगा, इस तरह की। सेकेंड हमारे पास आ जाता है एनल स्टेज। एनल स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो 18 to 36 मंथ है। इसमें इसका जो मेन इवेंट है इस स्टेज का वो है टॉयलेट ट्रेनिंग। कि टॉयलेट ट्रेनिंग होती है तो 2 किस्म की पर्सनालिटीज़ जो हैं वो बच्चे की डेवलप होती हैं। एक, अगर रिटेंटिव पर्सनालिटी डेवलप होगी तो बच्चा मतलब परफेक्ट होगा, ऑर्डरली होगा, मतलब उसमें ओबीडियंटनेस होगी, वो अपनी चीज़ों को तरतीब दे के रखेगा, मतलब एक परफेक्ट बच्चा होगा। और अगर दूसरी तरफ टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब उस लिहाज से अच्छी नहीं हुई तो बच्चा मेसी होगा, केयरलेस होगा, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। फेलिक स्टेज का जो मेन इवेंट है कि जो बच्चे हैं वो अपना जेनिटल पे फोकस करते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर होती है। और इसमें जो है वो 2 पॉसिबल जो है वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होगा तो जो बच्चे मतलब जो लड़का होगा वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो लड़कियां हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होंगी, मतलब अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन क्योंकि वी आर मुस्लिम तो हम इस फ्रॉइड के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो सेक्सुअल डिज़ायर्स की वजह से होगा, या बेटी अगर फादर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रही है, जबकि ये बात नहीं है।
इसके अलावा हमारे पास लेटेंसी स्टेज आ जाती है जो 6 ईयर टू प्यूबर्टी है। इसमें जो है हमारे पास जो बच्चे हैं वो मतलब सेम जेंडर की ग्रुपिंग होती है। अगर लड़कियां हैं तो वो अपनी लड़कियों से मतलब दोस्ती करेंगे, उनके साथ खेलना कूदना करेंगे। अगर लड़के हैं तो वो अपने जेंडर के मतलब लड़कों के साथ जो है वो जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। 5th स्टेज जो है हमारे पास जो लास्ट है वो आ जाती है जेनिटल स्टेज। ये हमारे पास प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक होती है। ये एक मैच्योर स्टेज है और जो इस स्टेज में जो है वो लोगों का जो है वो सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो मतलब एक मेन इवेंट है इस स्टेज का, कि इंडिविजुअल के अंदर जो है वो जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो मतलब ज़्यादा उभर के आती हैं। दैट्स, थैंक यू।